नमस्कार। स्वागत है आप सबका द इकोनॉमिस्ट में। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं इंडिया लग्जमबर्ग वर्चुअल समिट के बारे में। तो ये न्यूज़ में है, तो इसका रीज़न है न्यूज़ में होने का कि यहाँ पर अभी जो 19 नवंबर 2020 है, तो इसी डेट को एक वर्चुअल समिट हुई है बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लग्जमबर्ग HE मिस्टर जेवियर बेटल। तो जानते हैं ये समिट के बारे में। तो यहाँ पर अगर बात करें समिट की, तो ये भारत और लग्जमबर्ग के बीच में पिछले 2 डेकेड से ये पहली समिट है जो अभी हुई है आज 19 नवंबर 2020 को। तो यहाँ पर इस समिट में जो लीडर्स हैं दोनों मुल्कों के, वो डिस्कस करेंगे द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ बायलैटरल रिलेशनशिप। जो भी यहाँ पर जिस मुद्दों के ऊपर जो है, जैसे हमारी बायलैटरल रिलेशनशिप और मजबूत हो, ओके, तो यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जो रिलेशन है, ठीक है, उनको आगे आने वाले समय में जो है और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें और कोऑपरेशन करें आपस में। खासतौर जो कोविड-19 के बाद वाला जो वर्ल्ड होगा, ओके, तो उसमें जो है इंडिया और लग्जमबर्ग की कैसे रिलेशन होने वाले हैं, तो इसका एक रोड मैप जो है यहाँ पर उसको तैयार करने की यहाँ पर बात की गई है इस वर्चुअल समिट में। तो यहाँ पर इंटरनेशनल और ग्लोबल इश्यूज, ओके, उसके ऊपर भी जो है यहाँ पर चर्चा की गई है। आपस में जो व्यूज है उनको एक्सचेंज किया गया है। खास तौर पे जो लग्जमबर्ग और इंडिया के आपस में जो यहाँ पर म्यूचुअली कॉमन इंटरेस्ट है, उन इश्यूज के ऊपर यहाँ पर जो है फोकस किया गया है। और बात करते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। तो यहाँ पर जो पहली बार इंडिया और लग्जमबर्ग के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने थे वो एस्टेब्लिश हुए थे 1948 में। उसके बाद लग्जमबर्ग ने सन 2002 में अपनी जो एम्बेसी थी उसको ओपन किया था दिल्ली में, ओके। तो ये जो दिल्ली में जो इनकी एम्बेसी है, तो एशिया में कुल इनकी 5 एम्बेसीज हैं, तो उसी में से एक है दिल्ली वाली एम्बेसी। और जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज जी, ओके, तो उन्होंने यहाँ पर लग्जमबर्ग में विजिट किया था एज ए फॉरेन मिनिस्टर। तो ये पहली बार था कि भारत का कोई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है वो विजिट किया लग्जमबर्ग में। तो आप इसी रिकॉर्ड के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे रिलेशन है इंडिया और लग्जमबर्ग के बीच में। तो कहने का मतलब इतना खास जो है हमारा उनके साथ टाई अप नहीं है, ओके, जैसे कि बाकी के मुल्कों के साथ है। जैसे बायलैटरल रिलेशंस जो बाकी की यूरोप की इकोनॉमीज के साथ है, उतने लेवल पर अभी लग्जमबर्ग के साथ एक्सप्लोर नहीं हुआ है, ओके। तो यहाँ पर बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे बड़ा रीजन होता है ट्रेड, ओके। तो कोई खास यहाँ पर अगर ट्रेड की बात करें तो उसमें भी यहाँ पर कोई आपस में खास दिलचस्पी है नहीं है। तो इसी चीज को आगे बढ़ाएं, ट्रेड को आगे बढ़ाएं। तो इन्हीं मुद्दों के ऊपर यहाँ पर जो है चर्चा की गई है इस समिट में कि आने वाले समय में कैसा रिलेशन जो है, कैसा रोड मैप जो है वो दोनों मुल्क जो है लेकर चलेंगे, ताकि जो कि दोनों को म्यूचुअली जो है यहाँ पर बेनिफिट पहुंच सके किसी न किसी रूप में। तो यहाँ पर इसी मुद्दे के मद्देनजर जो है ये समिट जो है यहाँ पर हुई है। तो ये एक वर्चुअल समिट है, ओके। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ लग्जमबर्ग HE मिस्टर जेवियर बेटल, तो इन दोनों की जो है मुलाकात हुई है इस समिट में। तो अभी यहां पर देखते हैं लग्जमबर्ग की लोकेशन। तो देखिए ये एक लैंड बॉर्डर कंट्री है, चारों तरफ से यहां पर इसको लैंड बॉर्डर लगता है। तो जो कंट्रीज इसके साथ बॉर्डर टच करती हैं, सबसे पहले है बेल्जियम, ओके, उसके बाद है फ्रांस, फिर तीसरे नंबर पर है जर्मनी, ओके। तो यहां पर 3 कंट्रीज हैं जिसके साथ जो है लग्जमबर्ग का बॉर्डर टच होता है। इसकी कैपिटल भी है लग्जमबर्ग। तो आइए थोड़ा बड़े मैप में, वर्ल्ड मैप में इसको अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअल में लोकेशन कहां पर है यूरोप में लग्जमबर्ग की। तो इस मैप में देखिए ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। तो यहां पर इसके ईस्ट में जाएंगे तो यहां पर ये जो यूरोप है, ओके, ये इस यूरोप का मैप यहां पर आ गया है। तो यहां पर पुर्तगाल है, स्पेन है, स्पेन के थोड़ा ऊपर जाएंगे फ्रांस आता है, ओके। तो अभी हमने मैप में पढ़ा था कि फ्रांस के साथ ही जो है लग्जमबर्ग का बॉर्डर टच होता है। तो ये लग्जमबर्ग जो है फ्रांस के नॉर्दर्न एंड में स्थित है, जहां पर बेल्जियम भी आता है और दूसरी साइड जर्मनी भी आता है। तो यहां पर ये लोकेशन है, इसको जूम करते हैं। तो ये है लोकेशन, ये फ्रांस हो गया, ये बेल्जियम हो गया, ये जर्मनी हो गया, ओके। तो यहां पर है लग्जमबर्ग। सो एक लैंड बॉर्डर कंट्री है, तो समुद्र इससे काफी दूर है। तो यही एक रीजन है कि इसके साथ जो है समुद्री ट्रेड अच्छे से नहीं हो पाता है। अगर ये कोई कोस्टल शहर होता, ओके, तो हो सकता है इंडिया का अच्छा ट्रेड इसके साथ हो। तो यहां पर इसके ऊपर जाएंगे तो यहां पर ये इंग्लिश चैनल है, ओके। तो ये इंग्लिश चैनल है, ये है यूके यूनाइटेड किंगडम, तो और इसकी कैपिटल है इंग्लैंड की लंदन।
तो यहाँ पर बेल्जियम है। ओके, तो इसके ऊपर है नीदरलैंड, ये है रोटरडैम, हेग। सो हेग में भी यहाँ पर जो वर्ल्ड के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, सो काफी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहाँ की जो हेडक्वार्टर्स है वो हेग में स्थित है। तो आगे बात करें, ये पूरा का पूरा जो है ये एरिया है नॉर्थ सी का। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा जो भी इसके आसपास के एरियाज हैं। सो ये सारा का सारा नॉर्थ सी है, और जो ये रास्ता निकलता है इसको हम बोलते हैं इंग्लिश चैनल, और इस साइड आ जाता है अटलांटिक ओशियन। यहां पर हम बात करेंगे ब्रिक्स वर्चुअल समिट के बारे में। तो अभी 2020 में 12वीं ब्रिक्स की यहां पर समिट हुई है, और पहली बार ये जो समिट है ये वर्चुअल फॉर्मेट में यहां पर कंडक्ट की गई है। और इस बार इसको जो कंडक्ट किया है, इसको होस्ट किया है रशिया ने। ओके, तो वहां पर जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, तो इन्होंने यहाँ पर जो है इस समिट को होस्ट किया है, तो इसलिए ये न्यूज में है। तो यहाँ पर हर साल नवंबर के महीने ही ये जो समिट होती है, हर साल अलग अलग यहाँ पर कंट्रीज होस्ट करती हैं इसको। तो अभी जानते हैं समिट के बारे में। तो ब्रिक्स समिट होती क्या है? एक्चुअल में जब ये स्टार्ट हुई थी सन 2009 में, तो तब इसका नाम ब्रिक्स नहीं था, तब इसका नाम ब्रिक था। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली 4 ग्रुप थे जो यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, और यहाँ पर मीटिंग शुरू हुई थी। उनके आपस में जो रीजनल जैसे भी टाई अप थे, ठीक है, उसको यहाँ पर कैसे लीड करके चलना है, तो इन सब मुद्दों के ऊपर यहाँ पर बात की जाती थी। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो मेंबर थे वो थे ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। ओके, तो यहाँ पर इसको बोलते थे ब्रिक। ओके, तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने अपनी एंट्री यहाँ पर की सन 2010 में। तो यहाँ पर इस ब्रिक को फिर इसका नाम चेंज होकर हो गया ब्रिक्स। ओके, तो एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर एक काफी बड़ी समिट होती है। ओके, यहाँ पर रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो काफी इंपॉर्टेंट समिट होती है। तो यहाँ पर 16 जून 2009 को ये समिट स्टार्ट हुई थी, पहली समिट हुई थी, और अभी 2020 में ये 12वीं समिट है जो अभी वर्चुअल फॉर्मेट में कंडक्ट हुई है, और इसको होस्ट किया है रशिया ने। तो यहाँ पर जो सबसे पहली समिट हुई थी वो भी यहाँ पर रशिया के द्वारा ही होस्ट की गई थी सन 2009 में। तो आगे बात करें, ये जो 5 कंट्रीज हैं ये G20 के भी मेंबर्स हैं। G20 एक अलग से संगठन है, ओके, जहां पर जो वर्ल्ड की 20 बड़ी इकोनॉमीज हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं और डिस्कस करती हैं अलग अलग इश्यूज के ऊपर। तो यहाँ पर जो अभी के लिए इशू चल रहा है वो चल रहा है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और कैसे जो है यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के ऊपर फोकस किया जाए, और पैंडेमिक को यहाँ पर उसकी वजह से जो इकोनॉमिक्स के ऊपर फर्क पड़ा है उसको कैसे टैकल किया जाए। तो इस बार की जो ब्रिक्स समिट हुई है तो वहां पर भी 5 मेंबर नेशंस ने यही बातें रखी हैं कि कैसे जो है यहाँ पर कोविड-19 के बाद वाला जो वर्ल्ड होगा वो कैसा होगा, और कैसे चलेंगे हम आपस में यहाँ पर तालमेल बिठा के। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इन जो 5 नेशंस की जो यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी निकल कर आती है वो है 18.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास है, जो अगर हम कंपेयर करें पूरे ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट के हिसाब से, जो पूरे वर्ल्ड के हिसाब से ये 23% इनकी जीडीपी निकल कर आती है। कहने का मतलब अगर पूरे वर्ल्ड को हम 100 पॉइंट देते हैं तो उनमें से 23 पॉइंट जो है यहाँ पर इन 5 नेशन के हैं। ओके, तो इनकी प्रोडक्शन का हिस्सेदारी 23% है पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का टसल चलता रहता है इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर, लद्दाख के ऊपर, अरुणाचल के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर ये समिट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर जो लास्ट टाइम डोकलाम इशू हुआ था तो वहां पर भी जो भूटान की टेरिटरी थी, ओके, वहां पर चाइना जो था यहाँ पर रोड्स बनाने शुरू कर दिए थे, और इंडियन आर्मी वहां पर डिप्लॉय हो गई थी, क्योंकि इंडियन आर्मी का यहाँ पर समझौता था भूटान की सरकार के साथ, अगर आपकी टेरिटरी को कोई भी नुकसान करेगा तो हम आपको सपोर्ट देंगे। तो उसी एग्रीमेंट के तहत भारत की आर्मी भूटान के बॉर्डर तक पहुंच गई थी। तो जहां पर जो बाद में चाइना ने ऐतराज जताया था, काफी लंबे समय तक वो भी संघर्ष चला था। बाद में ब्रिक्स समिट आ गई थी नवंबर में, फिर बाद में मसले को सुलझाकर चाइना जो था पीछे हट गया था। और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि लद्दाख में अब जो चाइना कर रहा है, तो यहां पर भी हम रोड कंस्ट्रक्शन का काम ही यहां पर कर रहे थे, जिसको चाइना रोकने के लिए लद्दाख के अंदर एंटर कर गया। तो यहां पर ये उसी बात का बदला ले रहा है जो सन 2017 में हुआ था डोकलाम के क्षेत्र में। ओके, तो वहां पर जो चीज हुई थी वो बाद में वहां पर हल हो गया था मसला, लेकिन यहां पर जो है काफी समय लग गया है अभी तक। सो आगे बात करें इन ब्रिक्स नेशन का जो यहाँ पर डेवलपमेंट जो फॉर्मेट है, तो यहाँ पर इन्होंने मिलकर बनाया है एक बैंक जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो यहाँ पर इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका काम यही है
कि जैसे एक नॉर्मल बैंक जैसे लोन प्रोवाइड करता है, अगर अगर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए, खासतौर पर जो सोशल एक्टिविटीज होती है, यहाँ पर ह्यूमन बींग्स का जहाँ पर वेलफेयर की बात आती है, तो यहाँ पर ये पैसे लगाता है। तो यहाँ पर इन पांचों मुल्कों ने मिलकर ये बैंक जो है बनाया है। ओके, तो यहाँ पर आगे बात करें तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट है एनडीबी के हिसाब से, तो यहाँ पर ये कहता है कि जो ये बैंक है ये जितने भी पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पर जो है सपोर्ट देगा थ्रू लोन्स, गारंटीज एंड इक्विटी पार्टिसिपेशन एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये इसका यहाँ पर गठन है, एग्रीमेंट है एनडीबी का। तो यहाँ पर एनडीबी जो है यहाँ पर कॉपरेट भी करेगा विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर फाइनेंशियल एंटाइटीज, उनके साथ भी यहाँ पर कॉपरेट करके चलेगा। ओके, जो भी इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है, जैसे आईएमएफ है, जैसे वर्ल्ड बैंक है। तो यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंस भी ये प्रोवाइड करेगा प्रोजेक्ट्स को जो इस बैंक के द्वारा सपोर्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो इनिशियल ऑथोराइज्ड कैपिटल इस बैंक का वो $100 बिलियन का है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इस फिगर को आप ध्यान में रखिएगा। तो आगे यहाँ पर बात करें जो इसका इनिशियल सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, ओके, तो वो यहाँ पर $50 बिलियन के आसपास है, जिसमें से अभी जो $10 बिलियन का वो पेड इन शेयर है और जो बाकी का $40 बिलियन है वो कॉलेबल शेयर है। तो यहाँ पर जो इनिशियल सब्सक्राइब कैपिटल है वो इक्वली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितने भी इसके फाउंडिंग मेंबर हैं। तो 5 फाउंडिंग मेंबर हैं, तो यहाँ पर पांचों में जो है यहाँ पर इसका जो इनिशियल सब्सक्राइब कैपिटल है वो डिवाइडेड है। तो यहाँ पर इक्वल हिस्सेदारी है जहां तक हम बात करते हैं इनिशियल सब्सक्राइब कैपिटल की, जो कि अभी $50 बिलियन के आसपास है। तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट है एनडीबी का वो स्पेसिफाई करता है कि यहाँ पर जितने भी मेंबर हैं विल हैव 1 वोट ऑन 1 वुड हैव एनी वीटो पावर्स। ओके, तो यहाँ पर जो है एक वोट होगी हर एक मेंबर की और किसी के पास यहाँ पर जो है कोई किसी तरह की वीटो पावर नहीं होगी। तो आगे यहाँ पर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहां पर है एनडीबी का, तो वो है यहाँ पर शंघाई में। तो इसका शंघाई के अलावा पहला रीजनल ऑफिस खुला है, वो खुला है जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल की, जिसके बारे में अभी हमने जिक्र किया है एनडीबी के बारे पढ़ते पढ़ते। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है? ये एक तरह का कैपिटल है किसी भी कंपनी का, ओके, जहां पर जो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है दैट कंपनी इज ऑथोराइज्ड बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स टू इशू टू शेयर होल्डर्स। मतलब कितने अमाउंट के लिए जो कंपनी है ऑथोराइज है कि कितना जो उसका अमाउंट का शेयर है अपने शेयर होल्डर्स को यहाँ पर जो है इशू कर सकता है, जो भी उसके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हिसाब से। ओके, सो पार्ट ऑफ द ऑथोराइज कैपिटल कैन रिमेन अनइशूड। सो कहने का मतलब जो ऑथोराइज कैपिटल है जो भी यहाँ पर इशू होगा उसके तहत, ओके, तो उसका हो सकता है यहाँ पर कि उसको यहाँ पर आगे इशू ही ना किया जाए। ओके, कहने का मतलब आगे यूज ही ना किया जाए कहीं पर, तो यहाँ पर ये चीज सामने आती है। सो ऑथोराइज जिस पार्ट को यहाँ पर जो है शेयर होल्डर्स को देने के लिए यहाँ पर कंपनी ऑथोराइज्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर उसको बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल। तो ओके, तो ये कितना है $100 बिलियन का एनडीबी का। आगे बात करते हैं कॉलेबल शेयर्स की। सो कॉलेबल शेयर्स क्या होते हैं? कॉलेबल प्रेफर्ड स्टॉक इज ए टाइप ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, ओके, in which the issuer has the right to call in or redeem the stock at a preset price after a defined date। तो कहने का मतलब कि ये वो चीज है जहां पर जो इश्यूअर है जो यहाँ पर स्टॉक को इशू करेगा उसका जो राइट जो कि यहाँ पर छोड़ देगा किसने, जो भी पहले से यहाँ पर जो है प्राइस सेट किया जाएगा उस प्राइस के ऊपर और जो भी यहाँ पर डिफाइंड डेट होगी उस डेट के ऊपर। तो मतलब कहने का कि यहाँ पर ऑन कॉल, ओके, यहाँ पर जो है ईश्वर जो है जो यहाँ पर शेयर इशू करेगा, जो स्टॉक इशू करेगा, वो जो है यहाँ पर प्री सेट प्राइस के ऊपर जो है स्टॉक को जो है यहाँ पर छोड़ देगा, रिडीम कर देगा। तो लास्ट में है सब्सक्राइब्ड शेयर्स। तो यहाँ पर सब्सक्राइब्ड का मतलब किसी का हिस्सा, ओके, जो मतलब किसी के हिस्सेदारी का यहाँ पर शेयर है। तो सब्सक्राइब्ड शेयर्स आर शेयर्स दैट इन्वेस्टर्स हैव बाय टू प्रॉमिस। मतलब कि ये थ्रू डॉक्यूमेंट्स होता है कि जहां पर इन्वेस्टर कहता है कि हम जो है आपका ये शेयर खरीद लेंगे, जैसे आईपीओ होता है। ओके, तो आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इसके तहत क्या करती हैं कंपनीज? पैसा जुटाती हैं। अगर देखो जैसे रिलायंस जियो है, मैं सीधी सी एग्जांपल लेता हूं, जैसे अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उसने अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है कि मेरे पास देखो बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, जब इलेक्शंस का टाइम होता है तब की बात कर रहा हूं, हालांकि उस समय किसी का ये पता नहीं होता कि कौन पावर में आएगा, लेकिन अगर स्ट्रेंथ दिखानी है पब्लिक को तो वो क्या करते हैं कि रैलीज कंडक्ट करती हैं। ओके, रैलीज कंडक्ट करती हैं और दिखाते हैं यहाँ पर दुनिया को, देखो मेरे पास इतनी सपोर्ट है, बेशक वो पार्टी बाद में हार जाए। ओके, तो यहाँ पर क्या है, वैसे बिल्कुल उसी तरह होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसी के थ्रू जो है वो कंपनी पैसे जुटाती है और दुनिया को दिखाती है देखो मैं फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग हूं, आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो
तो मेरे पास पहले से ही 2 लाख करोड़ का एसेट है, 3 लाख करोड़ का एसेट है, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फायदा ही होगा। ओके, तो यहाँ पर ये फायदा इन्होंने ऐसे ही शेयर होल्डर्स से ही पैसा लेकर बनाया होता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स ये प्रॉमिस करते हैं कि आपके जो शेयर्स हैं हम सब्सक्राइब करेंगे, तो इसका एक डॉक्यूमेंट साइन होता है जिसको हम आईपीओ भी बोल देते हैं। तो ये सब्सक्राइब्ड शेयर होता है। हर एक कंपनी में बहुत सारे यहाँ पर सब्सक्राइब्ड शेयर्स होते हैं जिसके तहत कंपनी को पैसा जो है जुटाने में मदद होती है। तो यहाँ पर सब्सक्राइब्ड शेयर्स कैपिटल रेफर्स टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द शेयर्स फॉर विच इन्वेस्टर्स हैव एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पर उसकी मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से बात की जाती है, कितने पैसे के शेयर्स जो है आने वाले समय में इन्वेस्टर खरीदेगा। तो ये था ऑथराइज कैपिटल, कॉलेबल शेयर्स और सब्सक्राइब शेयर्स के बारे में। तो ओवरऑल यहाँ पर बात कर रहे थे हम 12th ब्रिक्स वर्चुअल समिट की। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं एनुअल ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के बारे में। तो यहाँ पर ये तीसरा जो है न्यू इकोनॉमी फोरम हुआ है जिसको प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर एड्रेस किया है। ओके, यहाँ पर अपनी स्पीच दी है 17 नवंबर 2020 को, तो इसीलिए ये न्यूज में है। तो अभी थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में, इसका काम क्या है, इसको क्यों बनाया गया। तो यहाँ पर ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम इसको एस्टेब्लिश किया गया था सन 2018 में बाय मिस्टर माइकल ब्लूमबर्ग। तो यहाँ पर इसका जो यहाँ पर विजन है, इसको यहाँ पर बनाने का जो मकसद है वो ये है कि आने वाले समय में पूरे ग्लोबल लेवल पर एक लीडर्स की ऐसी कम्युनिटी बनानी है जो भी वर्ल्ड लेवल पर जितने भी यहाँ पर चैलेंजेस आते हैं इकोनॉमिक्स को, उनके सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सके। तो यहाँ पर एक्शनेबल सॉल्यूशंस जो है उनकी बात की जा रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरेटिकल ही बात हो, जो मतलब प्रैक्टिकल करने के बाद सॉल्यूशंस कामयाब भी हों। तो ऐसे यहाँ पर जो है सॉल्यूशंस के जो लीडर्स हैं उनको पैदा करना है बड़ी गिनती में। तो इसीलिए यहाँ पर जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया इस फोरम को। तो हर साल यहाँ पर इसकी मीटिंग है, तो इस साल तीसरी मीटिंग है जो इस साल हुई है 17 नवंबर 2020 को। सो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इकोनॉमिस्ट की, तो किसी जमाने में ऐसे इकोनॉमिस्ट थे। ओके, अगर हम बात करें जॉन केनीज की, ओके, जो यहाँ पर 1929 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था अमेरिका में, उसकी वजह से जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे वो भी मंदी की चपेट में आ गए। ओके, तो जो सिचुएशन थी बहुत खराब हो चुकी थी। तो उस समय जॉन केनीज थे। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने नई सुजेशन दी। उन्होंने क्या बात बोली, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जब भी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जब मार्केट फोर्सेस फेल हो जाए, ओके, जब यहाँ पर कोई किसी तरीके का बैलेंस ना रहे, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको आगे आना होगा, उसको इंटरवीन करना होगा। तो इंटरवीन करेगी गवर्नमेंट, तभी से दोबारा डिमांड राइज होगी और तभी से जो है यहाँ पर दोबारा से इकोनॉमी जो है पटरी पर वापस लौटेगी। तो यही पर भारत सरकार भी अभी यही कर रही है। अभी आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 लॉन्च किया गया है, जिसका मतलब यह है कि भारत में अलग अलग सेक्टर्स में पैसे दिए जाएंगे। भारत सरकार उनमें इंटरवीन करेगी कि दोबारा से प्रोडक्शन एक्टिविटीज बूम पर आए, दोबारा से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, दोबारा से गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन जो है वो बड़े पैमाने पर होनी शुरू हो, दोबारा से इकोनॉमी की जीडीपी जो है वो राइज हो जाए। तो यहाँ पर सरकार इंटरवीन कर रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हाथ उन्हीं का है, जॉन केनीज का, जिन्होंने यहाँ पर स्टार्टिंग में ये थ्योरी दी थी, वो प्रैक्टिकल में काफी काम आई। तो यही काम 2008 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था यूएस में, जब जनरल मोटर्स डूब रही थी। 2008 में भयानक मंदी आई थी यूएस में, तो बहुत सारे बैंक्स दिवालिया हो गए थे। तो वहां पर ओबामा प्रशासन ने जो यहाँ पर जनरल मोटर्स थी उसके 60% स्टेक खरीद लिए थे, ओके, शेयर खरीद लिए थे। और बाद में जब वो काफी साल बाद जो प्रॉफिट में आने शुरू हुई, तो बाद में अपना स्टेक गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट कंपनी को बेच दिया। तो यहाँ पर कई बार भारत सरकार को भी ये बोला जाता है कि आप इतना पैसा बांट रहे हो, उसकी बजाय आप शेयर खरीद लो। ओके, जब वो फलानी फर्म जो है प्रॉफिट में आनी शुरू हो जाएगी, तब उसका शेयर आप जो है किसी और कंपनी को बेच देना। तो यहाँ पर मुद्दे की बात यही है कि हमारे पास जो टॉप लेवल के इकोनॉमिस्ट ना, जैसे जॉन कीनीज थे, उनके जैसे इकोनॉमिस्ट जो है अभी आने वाले समय में देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो अभी देखिए जो रिसेंटली नोबेल प्राइजेस भी मिले हैं, अगर सन 2019 की बात करें, ओके, तो पॉवर्टी के इशू के ऊपर यहाँ पर नोबेल प्राइज दिए जा रहे हैं। अभी 2020 का जो नोबेल प्राइज दिया गया है इकोनॉमिक्स में, तो वहां पर सिर्फ उन्होंने एक ऑक्शन थ्योरी पेश की है जिसके ऊपर नोबेल प्राइज दे दिया गया है। जो जिनकी मैं अभी बात कर रहा हूँ सन 1929 की जॉन कीनीज जी की, तो उनको उस समय नोबेल प्राइज मिला था। तो वो एक रेवोल्यूशन उनका आइडिया था जिसने एक तरह की क्रांति ला दी थी पूरे इकोनॉमिक जगत में। ओके, तो यहाँ पर बहुत फर्क आ चुका है। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसी फॉरम होती हैं कि अच्छे थिंकर्स, अच्छे इकोनॉमिक थिंकर्स पैदा करने हैं आने वाले समय में, जो
सही सॉल्यूशंस हों, जिससे कि मतलब इकोनॉमी को सही मायने में फायदा भी पहुंचे, इकोनॉमी आगे भी बढ़े, और जो है जो भी जिस तरह की प्रॉब्लम्स हैं उनका अच्छा सोल्यूशन जो है वो निकाल पाए। सो आगे बात करें यहाँ पर, तो इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था, पहली बार जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी सिंगापुर में, दूसरी बार इसका एनुअल फोरम हुआ था बीजिंग में। और यहाँ पर जो जो इनके टॉपिक्स की रेंज जो यहाँ पर कवर करते हैं फोरम में, उसमें आता है ग्लोबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, अर्बनाइजेशन, कैपिटल मार्केट्स, क्लाइमेट चेंज एंड इंक्लूजन। तो यहाँ पर इंक्लूजन का मतलब है पैसे का यहाँ पर इंक्लूजन करना, इक्विटी आनी। तो इस साल जो यहाँ पर ये सेशन हुआ है, ओके, तो यहाँ पर जो वर्ल्ड इकोनॉमी में जो यहाँ पर चैलेंजेस आए हैं कोविड-19 के चलते, पैंडेमिक के चलते, तो उसको यहाँ पर इशू किया, डिस्कस किया गया है यहाँ पर जो फोरम हुई है इस बार की। तो यहाँ पर कोशिश की जा रही है, डिस्कशंस में यही बातें की जा रही हैं कि कैसे जो है दोबारा से जो है इकोनॉमिक्स को रीफ्यूल किया जाए, दोबारा से जो है यहाँ पर उनको ट्रैक पर वापस लाया जाए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है हमें करना चाहिए। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में। तो इस सिस्टम को हम QRSAM भी बोलते हैं। तो अभी के लिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में ही यहाँ पर एक टेस्ट यहाँ पर किया गया है इसके मिसाइल का, जो कि यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर कंडक्ट हुआ है। तो जहाँ पर इन्होंने एक जेट अनमैन्ड एरियल टारगेट रखा था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बैंशी बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पर रिमोट कंट्रोल की मदद से ये उड़ रहा था, बिल्कुल ये हूबहू कॉपी होती है एयरक्राफ्ट जैसे, जैसे एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस होती है बिल्कुल उसी तरह इसकी हाई परफॉर्मेंस होती है। तो यहाँ पर जब ये इस QRSAM सिस्टम के रडार में आया तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पर इस सिस्टम से मिसाइल निकली और इस टारगेट को जो था टच कर गई, ओके। तो इस टारगेट को यहाँ पर इसने मार गिराया। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर जितने भी हाई परफॉर्मेंस के जेट अगर रियल टाइम में भी उड़ रहे होंगे, ओके, जो भी दुश्मन के एयरक्राफ्ट होंगे, तो उनको अगर ये इसके रडार में जब आएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से मिसाइल निकलेगी और जो है एयरक्राफ्ट को स्ट्राइक करेगी। तो यहाँ पर इसकी कुछ लिमिट है, आगे डिस्कस करते हैं इसी मिसाइल के बारे में। तो यहाँ पर QRSAM, इसका मतलब क्या है? सो देखिए इसमें नाम में ही है क्विक रिएक्शन, मतलब कि जब भी इसके रडार में कोई एयरप्लेन आ गया तो उसी टाइम ये रिएक्शन करेगी, ओके। तो यहाँ पर इस सिस्टम में एक टाइम में जो है यहाँ पर 6 मिसाइल लोडेड होती हैं, ओके। तो यहाँ पर एक के बाद एक जो है मिसाइल निकलनी शुरू हो जाएगी और अपने टारगेट तक जो है वहां पर पहुंचेगी, उसको यहाँ पर खत्म करके फिर नीचे गिरेगी, ओके। तो यहाँ पर इस मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसको DRDO बोलते हैं, इन एसोसिएशन विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड भारत डायनामिक्स लिमिटेड फॉर इंडियन आर्मी, ओके। तो सो भारत डायनामिक्स लिमिटेड ये जो है डिफेंस PSU है एक। तो यहाँ पर याद रखिएगा, क्वेश्चन जब UPSC पूछेगा तो यहाँ पर इसको लिंक करके पूछ सकता है कि DRDO के साथ और कौन कौन जो है यहाँ पर कंपनीज जो है एसोसिएटेड है इसकी मैन्युफैक्चरिंग में या इसकी डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर एक DRDO का ये प्रोजेक्ट है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। तो यहाँ पर ये सैंक्शन हुआ था जुलाई 2014 में, तब इसका बजट था 476 करोड़ के आसपास। तो जो कि यहाँ पर बराबर है अभी ये 613 करोड़ के आसपास ये बजट पहुंच गया है 2019 में, ओके, जो बराबर है 86 मिलियन US के बराबर, ओके। तो यहाँ पर देखिए सरफेस टू एयर कहने का मतलब है ग्राउंड सरफेस से ये मिसाइल चलेगी, हवा में जाएगी, हवा में जो भी टारगेट होगा वहां पर जो है इसको यहाँ पर मार कर नीचे गिर जाएगी। देखिए अलग अलग तरह की मिसाइल्स होती हैं, कुछ एयर टू एयर काम करती हैं, कुछ सरफेस टू एयर जो है काम करती हैं, ओके, और कुछ जो है एयर टू सरफेस काम करती हैं। जो यहाँ पर एयर टू एयर काम करती है मोस्टली जो हमारे एयरप्लेन्स उनमें तैनात होती हैं, और जो एयर टू सरफेस भी काम करती है वो भी हमारे एयरप्लेन्स में ही तैनात होती है। मोस्टली जो ऐसी मिसाइल्स है जो ग्राउंड लेवल पर जो है हमें इनको जो लेकर यूज करते हैं, खासतौर पर जो बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पर जो है ऐसी मिसाइल्स को जो है हम तैनात करते हैं। अगर ऐसी कोई भी गतिविधि बॉर्डर एरिया के आसपास दिखती है दुश्मन सेना की, दुश्मन की एयरफोर्स की, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर ये एक्टिवेट हो जाती है। सो आगे बात करें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस मिसाइल के बारे में। तो एक ऑल वेदर मिसाइल है, ओके। यहाँ पर किसी भी तरह का टेरेन सरफेस हो, चाहे पहाड़ी है चाहे मैदानी है, तो वहां से ये जो है फायर कर सकती है आसमान की ओर, हवा की ओर। तो यहाँ पर और भी इसके जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स हैं जिसके साथ ये जो मिसाइल है ये लैस है, ओके, जो एयरक्राफ्ट रडार्स हैं, ठीक है, यहाँ पर काम करते हैं। जो भी यहाँ पर एयरक्राफ्ट इसके रडार के अंदर आता है तो उस हिसाब से यहाँ पर ये जैम कर देता है उसको, ओके। तो यहाँ पर फोकस करना शुरू कर देता है उसी एयरक्राफ्ट के ऊपर जहां पर मिसाइल दागनी है। तो यहाँ पर इस मिसाइल को यहाँ पर ट्रक के ऊपर माउंट किया होता है
और इसको स्टोर किया होता है एक कैनिस्टर में, जैसे एक तोप की एक नली होती है, बिल्कुल इसकी भी जो है यहाँ नलियां बनी होती जिसमें इसको रखा जाता है। तो यहाँ पर इस मिसाइल को यहाँ पर इक्विप किया जाता है विद इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम विद ए 2-वे डाटा लिंक एंड ए DRDO डेवलप टर्मिनल एक्टिव सीकर। तो इन सब चीजों, इन सब इक्विपमेंट्स के साथ जो है ये मशीन, ये मिसाइल जो है लैस है। द सिस्टम हैज द कैपेबिलिटी टू सर्च एंड ट्रैक टारगेट्स व्हाइल मूविंग। कहने का मतलब ये जो यहाँ पर इक्विपमेंट्स इसको अलग अलग लगाए गए हैं, DRDO के द्वारा जो डेवलप किए गए हैं। तो यहाँ पर अगर इसको यहाँ पर चलाकर लेकर जा भी रहे हो, ओके, तो चलते चलते भी जो यहाँ पर जो है जितने भी तरह के टारगेट्स हैं, ओके, आप सर्च की ओर जा रहे हो तो तब भी ये जो है यहाँ पर मूव करते हुए जो है टारगेट को हिट कर सकती है। आगे बात करें इसके जो डिजाइन है, एक बिल्कुल ही कॉम्पैक्ट डिजाइन है इसका, और साथ ही साथ मोबाइल इन नेचर है। कहने का मतलब कहीं पर भी जो है ट्रक के जरिए जो है आप इसको कहीं पर भी लेकर जा सकते हो किसी भी एरिया में, और वहां पर जहां पर इसको तैनात करोगे तो वहां से इसको आप एक्टिवेट करके चला सकते हो। तो यहाँ पर फुली ऑटोमेटेड कमांड है इसकी, पूरा जो फुली यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम जो है ऑटोमेटेड है। मिसाइल सिस्टम कंप्राइजेस 2 4-walled रडार्स बोथ ऑफ विच एनकम्पास 360 डिग्री कवरेज। सो 360 डिग्री कवरेज पूरी लेते हैं ये, ओके। जहां पर भी निशाना मिलता है वहां पर जो है रडार जैम करके टारगेट लॉक करके ये फायर कर देते हैं। आगे बात कर रहे हैं इनके जो यहाँ पर बैटरी सर्वेलेंस रडार है, ओके, एक्टिव एरे बैटरी सर्वेलेंस रडार, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर रहे हैं एक्टिव एरे बैटरी मल्टी फंक्शन रडार। तो ये रडार्स की अलग अलग तरह की वैरायटीज है अपार्ट फ्रॉम द लॉन्चर। तो लॉन्चर के अलावा यहाँ पर जो यहाँ पर बात कर रहे हैं इसकी, तो यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है इसका फ्यूल। फ्यूल कौन सा यहाँ पर यूज हो रहा है, वो हो रहा है सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट। तो और इसकी जो मिसाइल की रेंज है ये याद रखिएगा 25 से 30 किलोमीटर तक है, ओके। तो यहाँ पर यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितनी इसकी रेंज है। इसमें से क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, खासतौर UPSC में भी इसका क्वेश्चन जो है यहाँ पर मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है वहां पर आ सकता है। साथ ही साथ ये सिंगल स्टेज मिसाइल यूटिलाइज्ड बाय द सिस्टम इज प्रोपेल्ड यूजिंग सॉलिड प्रोपेलेंट्स, ओके। आगे बात करते हैं कि सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट होता क्या है। देखिए ये एक तरह का ऐसा इंजन है जहां पर हम जो है सॉलिड प्रोपेलेंट्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल फ्यूल और ऑक्सीडाइजर, ओके। तो ऐसी चीजें यहाँ पर यूज करते हैं जो कि गैस की फॉर्म में बाहर आना शुरू हो जाती हैं, और ये जो है इसको आगे बढ़ने का पुश मिलता है, और जो मिसाइल है हवा की ओर जो है आगे बढ़ती जाती है, बिल्कुल जैसे एक रॉकेट चलता है, ओके। सो द अर्लीस्ट रॉकेट्स वर सॉलिड फ्यूल रॉकेट्स पावर्ड बाय गन पाउडर। पहले गन पाउडर यूज करके यहाँ पर रॉकेट्स चलाए जाते थे। सो दे वर यूज्ड इन वॉरफेयर बाय द चाइनीज, इंडियंस, मंगोल्स एंड पर्शियंस एज अर्ली एज द 13th सेंचुरी। तो 13th सेंचुरी के जमाने में जब लड़ाइयां होती थी तो उस समय जो था ये सिस्टम जो था सॉलिड फ्यूल रॉकेट्स का जो था यूज किया जाता था, ओके। तो यहाँ पर उस समय गन पाउडर यूज करते थे इसमें। तो यहाँ पर अभी के लिए जो अलग से फ्यूल है, ओके, तो ऑक्सीडाइजर एज ए यूज करते हैं, वो कोई भी हो सकता है, ओके। गन पाउडर भी हो सकता है, जो इसके अलावा अगर कोई नया डेवलपमेंट आई तो उसको भी यहाँ पर जो है यूज कर सकते हैं। तो बात करने जा रहे हैं यहाँ पर एडिशनल जजेस और जजेस ऑफ हाई कोर्ट के बारे में। तो ये न्यूज में क्यों है, तो फिलहाल ही यहाँ पर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने अपनी यहाँ पर पावर को यूज करते हुए अंडर आर्टिकल 2017 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 28 एडिशनल जजेस को यहाँ पर अपॉइंट किया है एज जजेस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो यहाँ पर पूरे माजरे को समझते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी पावर्स हैं प्रेसिडेंट की, अगर अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग बात करें, ओके। तो यहाँ पर उसको अच्छे से समझेंगे। इसके बाद एडिशनल जजेस क्या होते हैं, ओके, जजेस की यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो इन सब चीजों को यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर अपॉइंटमेंट पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर ये चीज है कि अपॉइंटमेंट, कि हमारे प्रेसिडेंट इंडिया में किन किन को जो है यहाँ पर अपॉइंट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की। तो यहाँ पर उनको अपॉइंट करते हैं, ओके, द पर्सन मोस्ट लाइकली टू कमांड द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा। सो जो भी यहाँ पर जिस भी पार्टी की लोकसभा में मेजोरिटी होती है तो वहां पर जो भी उस पार्टी का लीडर होता है तो वहां पर उनको जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा जो है शपथ दिलाई जाती है, तो अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ओके। तो यहाँ पर आगे बात करें तो और भी यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं तो उनको भी यहाँ पर शपथ प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। तो आपने यहाँ पर जो मोदी सरकार ने शपथ ली थी पहली बार भी और दूसरी बार भी, तो आपने देखा होगा प्रेसिडेंट एक साइड पे खड़े होते हैं और जो है साथ साथ जो है सभी मिनिस्टर्स को और प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिलाते हैं, तो वहां पर वो अपॉइंट ही कर रहे होते हैं।
तो यहाँ पर और भी जो अलग अलग पोर्टफोलियोज जो मंत्रालय होते हैं, तो वो भी यहाँ पर किन किन को कौन कौन सा मंत्रालय देना है, जैसे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस होती है उस हिसाब से यहाँ पर जो है अपॉइंट कर देते हैं प्रेसिडेंट। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिमेन्स इन पावर एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सो कहने का मतलब जब प्रेसिडेंट चाहेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटाना है तो उनको हटा देंगे। तो यहाँ पर भी जो है एडवाइस होती है प्राइम मिनिस्टर की कि जो है फलाना फलाना मंत्रालय है वहां पर जो यहाँ पर फलाना फलाना मिनिस्टर है उसको यहाँ पर रिमूव करना है। ओके, तो ये भी पूरा प्रोसीजर होता है। आगे बात करें, राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और ये जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ये निकल कर आते हैं अलग अलग फील्ड से। फॉर एग्जांपल द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। तो इन चारों फील्ड से जो बंदे निकल कर आते हैं जिन्होंने काफी अच्छा काम किया होता है इन चारों फील्ड्स में, तो उनको यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है डायरेक्टली अपॉइंट करते हैं एज ए राज्यसभा मेंबर। तो यहाँ पर 12 सीटें हैं जहां पर नॉमिनेशन होता है। तो आगे बात करें, जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात आती है तो तब यहाँ पर ये 12 मेंबर वोट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, प्रेसिडेंट मे नॉमिनेट नॉट मोर देन 2 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एज लोकसभा मेंबर्स एज पर आर्टिकल 331। तो यहाँ पर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की अगर बात करें तो पहले ऐसा था कि इस आर्टिकल के तहत जो है यहाँ पर 2 बंदे जो थे लोकसभा में अपॉइंट करने होते थे प्रेसिडेंट को। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी भारत सरकार ने जो है पर रूल्स चेंज कर दिए हैं। ओके, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी अब जो है यहाँ पर इनको यहाँ पर जो इनका कॉलम होता था कि 2 मेंबर यहाँ पर अपॉइंट करने होते हैं, इनको यहाँ पर रिमूव कर दिया है। तो एंग्लो इंडियन का मतलब जो ज्यादातर यूरोपियंस थे, ओके, जो यहाँ पर आके बसे थे जब अंग्रेजों का टाइम था, तो उस समय यहाँ पर ये 2 सीटें रखी गई थी। अभी यहाँ पर कोई ऐसा दिखता नहीं है जिसकी वजह से इसको यहाँ पर लटकाया हुआ था, तो यहाँ पर भारत सरकार इसलिए यहाँ पर इसको यहाँ पर रिमूव कर चुकी है। आगे देखते हैं कि और किन किन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ये सभी बातें इंपॉर्टेंट है, सभी फैक्ट्स हैं, आपको आगे काम आएंगी आप जो भी यहाँ पर एग्जाम देने जा रहे हो। तो जो गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स हैं तो वहां पर उनको भी अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। ओके, तो ये जो प्रेसिडेंट है उन्हीं के प्लेजर के ऊपर काम करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप आगे बात करें, एज पर आर्टिकल 156 द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू डिसमिस ए गवर्नर हु हैज वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज एक्ट्स। सो जो भी गवर्नर संविधान के खिलाफ जाकर बात करेगा, काम करेगा, कोई भी एक्शन करेगा, तो वहां पर प्रेसिडेंट उनको रिमूव भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 156। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि फिर प्रेसिडेंट जब अपॉइंट करते हैं गवर्नर को तो फिर वो कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं। आगे बात करते हैं, और भी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हैं जो यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा होती हैं। बहुत सारे यहाँ पर मुख्य इंस्टीट्यूशन है भारत के। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, और जो बाकी के जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जहाँ स्टेट या यूनियन टेरिटरी, जहाँ हाई कोर्ट, तो यहाँ पर इन सबको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। तो यही न्यूज में यही था कि एडिशनल जजेस को यहाँ पर जो है हाई कोर्ट्स में एज ए जजेस जो है अपॉइंट कर दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा। आगे बात करें, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं एनसीटी के, चाहे जैसे दिल्ली की बात करें तो वहां पर आर्टिकल 239AA के तहत यहां पर जो है उनको अपॉइंट करते हैं। ओके, तो यहां पर कई बार प्रेसिडेंट अपना जो है नुमाइंदा भी भेज देते हैं। ओके, आगे बात करें, जो कैग होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको भी यही अपॉइंट करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो यहाँ उनके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इनको भी यही अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा जो यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं उनको भी यही अपॉइंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा जो एम्बेसडर्स होते हैं, जो हाई कमिश्नर होते हैं अलग अलग कंट्रीज में जो कि भारत से जाते हैं, ओके, तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिस्ट दी जाती है इनको, लेकिन अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा ही होती है। इसके अलावा जो ऑफिसर्स होते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ऑल इंडिया सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज हैं। सबसे पहले है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, फिर इंडियन पुलिस सर्विसेज, फिर इंडियन फॉरेन सर्विसेज। यहाँ पर फॉरेस्ट सर्विसेज के साथ जो है कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, और साथ ही साथ और भी जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज के यहाँ पर दायरे हैं ग्रुप ए के तहत, तो वहां सबको जो यहाँ पर ऑफिसर्स तैनात होते हैं, अपॉइंट होते हैं, वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होते हैं। आगे बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है कि एक अगर हाई कोर्ट में अगर कोई जज है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर वो इंडियन सिटीजन हो। दूसरा, यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है कि एज ए जज फॉर 10 years ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट अंडर द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट, ओके, या यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर वहां पर जो है 10 साल उन्होंने लगाए हों एज ए जज। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जो छोटे छोटे शहरों में जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बनी होती हैं, ठीक है, वहां पर हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का वर्ड यूज करते हैं। तो वहां पर 10 साल जो है एज ए जज उन्होंने ड्यूटी की हो, तो पहले तो यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी है, पहली क्वालिफिकेशन ये है।
और यहाँ पर दूसरी जो यहाँ पर निकल कर आती है वो है एन एडवोकेट फॉर 10 ईयर्स इन ए हाई कोर्ट्स इन इंडिया एज आर्टिकल 2017। जो हाई कोर्ट्स है वहां पर एडवोकेट रहे हो तो उनको आगे जो है जज जो है यहाँ पर अपॉइंट किया जा सकता है। तो अभी जो यहाँ पर 28 जजेस प्रमोट किए हैं उनमें से काफी एडवोकेट भी हैं जो यहाँ पर हाई कोर्ट्स में एज एडवोकेट उन्होंने जिन्होंने ड्यूटी निभाई है। आगे बात करें जो एडिशनल और जो एक्टिंग जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, तो इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, तो क्यों होती है। सो देखिए हाई कोर्ट में ऐसा होता है कि जो बिजनेस है, जो यहाँ पर काम है वो बढ़ता जाता है, काम का प्रेशर बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ पर एक नॉर्मल एलिगेशन लगता है कि जिस हिसाब से यहाँ पर हमारे कोर्ट काम करते हैं बहुत सुस्त रफ्तार है, कहने का मतलब केसेस बहुत ज्यादा है लेकिन केसेस का निपटारा जो है ना वो समय पर नहीं हो पाता। तो यहाँ पर अगर हाई कोर्ट्स की बात करें तो वहां पर भी बहुत ज्यादा लोड होता है। तो जब भी सरकार यहाँ पर जब प्रेसिडेंट जब सोचते हैं कि यहाँ पर किसी हाई कोर्ट में अभी काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है और दूसरी ओर जो यहाँ पर जो चीफ जस्टिस बैठते थे वो वहां पर जो है नहीं, ओके, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट क्या करते हैं वहां पर नंबर ऑफ जजेस जो है कोर्ट में उनको बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं किसी टेम्परेरी पीरियड के लिए। यहाँ पर ये टेम्परेरी होता है, ओके। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर क्वालिफाइड पर्सन होते हैं जो कि एडिशनल जजेस के तौर पर काम कर सकते हैं कोर्ट में, तो उनको एज ए एडिशनल जज जो है वहां पर जो है अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पर उनका जो पीरियड होता है वो 2 साल से जहां पर ज्यादा एक्सीड जो है नहीं करना चाहिए, वो जो भी यहाँ पर स्पेसिफिक हो। आगे बात करते हैं जो दूसरा पॉइंट है, जो भी अगर कई बार ऐसा होता है कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं या चीफ जस्टिस होते हैं किसी रीजन की वजह से वहां पर एब्सेंस होते हैं, ओके, वहां पर एब्सेंट रहती है उनकी, तो यहाँ पर भी जो है वो ड्यूटीज समय पर नहीं परफॉर्म कर पाते, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर टेम्परेरी कई बार चीफ जस्टिस भी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं किसी ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन को कि जो है यहाँ पर हाई कोर्ट में एज ए जज जो है ऑफ हाई कोर्ट जो है वर्क करे, जब तक कि जो परमानेंट जज है वो वापस जो है अपनी ड्यूटी को जो है रिज्यूम नहीं कर लेते वहां पर आके। और जो तीसरी बात है यहाँ पर कि कोई भी ऐसा पर्सन जो है उसको एडिशनल या एक्टिंग जज जो है हाई कोर्ट का नहीं लगाया जा सकता जिनकी उम्र जो है 62 साल से ऊपर हो गई है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात कर रहे हैं जो अपॉइंटमेंट होती है और रिमूवल होता है, जो जज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में काम करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में काम करते हैं, तो वहां पर उनको अपॉइंट कौन करता है, तो उनको अपॉइंट करता है उसी स्टेट का गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, ओके। जो भी उस कंसर्न स्टेट की हाई कोर्ट होगी उसके चीफ जस्टिस के कंसल्ट करने के बाद जो है यहाँ पर गवर्नर जो है उसको अपॉइंट करते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जज, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज, ओके, जहां सबऑर्डिनेट कोर्ट का जज। तो यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आपने जज लगना है तो वहां पर मिनिमम आपका 7 साल का आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए एज ए लॉयर, ओके। तो इज अ नेसेसरी क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट एंट्री लेवल टू बिकम ए डिस्ट्रिक्ट जज अपॉन ए रिटन एग्जामिनेशन एंड ओरल इंटरव्यू बाय कमेटी ऑफ हाई कोर्ट जजेस। द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इज नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर भी बाकायदा रिटन एग्जाम होता है और इसके साथ इंटरव्यू होती है जिसको यहाँ पर इस क्वालिफिकेशन के अलावा जो है यहाँ पर पास करना होता है। तो यहाँ पर इसके बाद जो है यहाँ पर जजेस को अपॉइंट किया जाता है अलग अलग एरियाज में किसी भी स्टेट के। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है और जो एडिशनल जज होता है उनको रिमूव किया जा सकता है उसी स्टेट के गवर्नर के द्वारा, ओके। और जो भी यहाँ पर उनको कंफर्मेशन मिलती है जो भी हाई कोर्ट का कोलिजियम होता है उसके द्वारा। सो कोलिजियम होता है, सुप्रीम कोर्ट का भी अलग कोलिजियम है और हाई कोर्ट्स का भी अलग कोलिजियम होता है, जहां पर जो है 4 से 5 जजेस इकट्ठे बैठ के फैसला लेते हैं कि अगर किसी को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज अपॉइंट करना है तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किस शहर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज अपॉइंट करना है, तो ये सारा फैसला जो भी ट्रांसफर्स होती है सारा फैसला ये कोलिजियम लेता है हाई कोर्ट का। तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम है वो नेशनल लेवल पर फैसले लेता है कि कौन से स्टेट का जो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको अभी कौन से स्टेट पे लगाना है। तो कई बार यहाँ पर भी जो है ना यहाँ पर जो है विवाद होना शुरू हो जाता है। तो 1 साल पहले यहाँ पर एक लेडी थे तमिलनाडु में जो यहाँ पर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थी, उनको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया मेघालय में, ओके। तो जहां पर की बेंच ही बहुत कम था, बहुत छोटा बेंच था वहां पर, लेकिन अगर जब बात करें तमिलनाडु की वहां पर काफी बड़ा बेंच था, बहुत सारे जजेस काम कर रहे थे चीफ जस्टिस के नीचे। लेकिन जब बात करें मेघालय की, छोटा स्टेट है, वहां पर जजेस की गिनती बहुत कम थी। तो यहाँ पर उन्होंने बाद में इस्तीफा ही दे दिया कि मैंने अभी और कंटिन्यू करना ही नहीं है एज ए चीफ जस्टिस। तो ऐसे जो है यहाँ पर विवाद भी शुरू हो जाते हैं कोलिजियम को लेकर। कई बार क्वेश्चन उठते हैं कि कोलिजियम अपनी मनमानी करता है, जिसके ऊपर भी कोई एक्ट होना चाहिए। तो एक्ट बना भी था, लेकिन वो भी जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था कि आप जो है यहाँ पर जो कोर्ट है
उसके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए।